सर, अब आप संसद पहुंच गए हैं। शुरुआत इसी से करते हैं। एक वकील और आपका ये संसद का सफर अब शुरू हो गया है। पहले तो इस सफर के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली और संसद भवन के भीतर? कैसा कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, वकीलों में एक पहले सी आदत है फोरसाइट करना। तो मैंने फोरसाइट तो किया ही था कि संसद में क्या होता है, किस प्रकार 0 आवर में हंगामा होता है, किस प्रकार अपोजिशन क्या क्या सवाल खड़े कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी क्या देते हैं। और उसी मुताबिक जो मैंने सोचा था वही कुछ हद तक तो मैंने वही देखा। हंगामा, शोर शराबा, काम देखा आपने? हाँ, काम तो देखा, हमने तो बहुत काम किया। लेकिन हालांकि विपक्ष लोग चले जाते थे। आप विपक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं वहां पर? नहीं, देखिए, विपक्ष काम नहीं करने देते ऐसा नहीं है, लेकिन जब उनकी कुछ मांग रहती है। देखिए, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करूंगा। सरकार का एक धोरण था कि ऑपरेशन सिंदूर में बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक निगड़ी सुरक्षा है। उन्होंने मांग की, चलो ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो गई। फिर उनका मामला था कि एसआईआर पे हो, एसआईआर पे हो। एक सदन नहीं चलाया दिया उन्होंने। फिर सरकार ने सोचा कि चलो हम स्पोर्टिव स्पिरिट दिखाते, हम इस पे भी बहस करेंगे। हालांकि देखिए, एक बड़ी बात ये कहूंगा, एसआईआर का जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और जैसे ही एक विपक्ष का एक आरोप था कि भाई ये एसआईआर में क्यों नहीं, सरकार क्यों डर रही है, और मुझे मन में लग रहा था कि हां, इसमें बहस तो जरूर होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस करना। देखिए, आम आदमी जो कोई अपना मत बनाता है, वो आप जैसे लोग सवाल करते हैं, आप लोग कहते हैं कि इस एसआईआर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्या डर लग रहा है क्या आपको। मैंने ये भी सोचा था कि इससे बहस होना ही चाहिए, और बहस हो गई। मैं इसलिए हमारे सरकार का तो अभिनंदन जरूर करूंगा कि एक राष्ट्रपति का नॉमिनेटेड मनोचिंतित एक सभासद होने के कारण सरकार ने जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाया था कि इसमें बहस होना चाहिए। बहस 2 दिन 3 चली, मैंने भी बहस में पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जो आरोपी ने उठाए, विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने उठाया, तो विपक्ष चाहता था कि इसमें बहस नहीं होगी, हम हंगामा करेंगे। विपक्ष को आरोपी बना ही दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, गलत। अभी मैं कोर्ट में से एक दलील पेश करके आ रहा हूं, तो भाई स्लिप ऑफ तक तो होता ही, इतना तो मैं बड़ा कुछ राजनीति नेता नहीं है वैसा। अब सर, हम आपके जरिए जरा पीछे झांकना चाहेंगे। आपने जो वकालत की है, आपने ऐसे ऐसे केसेस पिक किए, या ये केसेस आप तक वही मैं कह रहा हूं सर, ये केसेस आप तक कैसे पहुंचे जिन्हें कोई शायद छूने से डरे, या उनको ये मालूम हो कि अगर इन केसेस को मैं लड़ता हूं तो इसका एक दूसरा कितना खतरनाक पहलू भी है? ऐसा बंबई को भी लगा था। मैं तो जलगांव यहां से 450 किलोमीटर वहां प्रैक्टिस करता था, और जैसे पहले ही 93 के बंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में मुझे बुलाया गया, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि मैं ही क्यों इस केस में। क्या बाकी के लोग डर गए? क्यों नहीं बाकी के लोग आ रहे? एक मन में भावना थी, मुझे बंबई का तो कोई मालूम नहीं था। और फिर भी मुंबई में आके हमने उज्जवल निगम क्या चीज है ये दिखाई दिया। आपको तो डर नहीं लगा था? नहीं, डर देखिए, मेरा हमेशा मैं कहता हूं, मेरा जन्म हनुमान जयंती का है, तो डर किस बात का है। और देखिए, जो डराने वाले कर रहते हैं उनको मैं डराता हूं, और वो बड़े अदब से रिस्पेक्टफुली डराता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको सजा करने वाला हूं कि ये करने वाला हूं। मैं हमेशा कोई भी मुलजिम हो उससे हमेशा दिल खोलकर बात करता हूं, और उसका मतलब यही रहता है कि मैं समझ सकता हूं कि उनके इंटरनल माइंड में क्या चल रहा है। बहुतों को सजा आपने दिलाई, कॉन्वर्सेशन भी उन अपराधियों के साथ, उन आतंकियों के साथ आपकी स्वाभाविक होती ही होगी। किस तरह का माइंडसेट था उनका? किन 1993 से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, 1993 ब्लास्ट का तो हमारे ही यहां ही हमने, हमारे देश के लोग थे, उनको मिसगाइड किया गया, फंसाया गया, भावना में आके चलो एक ऐसा दुष्कृत्य करके बैठे, उनकी सजा मिल गई। लेकिन उनको भी रिपेंटेंस तो हुआ बाद में, नहीं ऐसा नहीं है, मलाल था उन्हें। हाँ, पश्चाताप तो हुआ। क्योंकि जो हमने काम किया, जो 12 जगह, देखिए पहली बार हमारे देश में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया।
दूसरी बात तो यह है कि टाइम पेंसिल डिटोनेटर यानी 12 जगह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एट वन एंड सेम टाइम ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। ये पूरे देश को मालूम हुआ कि ये क्या है। बंबई शहर में एक ही 12:30 1-1:30 बजे का टाइम था। एट वन टाइम 12 बॉम्ब ब्लास्ट हैड ऑकर्ड और कई लोगों की जान चली गई। तो मेरा मानना जो है कि हमारे लोगों को पाकिस्तान की तरफ से मिसगाइड किया गया। जो पाकिस्तान आज कर रहा है वो मैं 93 से देख रहा हूं। क्या उस समय धमकियां मिल रही थी आपको? देखिए, मैं इस बात का कहता नहीं हूं क्योंकि क्यों? आप तो सब कुछ कहने के लिए जाने जाते हैं। इससे क्या होगा? मैं अगर ऑन कैमरा कहूंगा हाँ धमकियां थी, सिक्योरिटी है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर, जब इस तरह की घटना होती है तो सब जानना चाहे कि क्या हुआ, आपने एक व्यक्ति के रूप में क्या क्या फेस किया उस समय। तो नहीं, फेस देखिए, फेस तो बहुत करना पड़ता है। अगर तुम कोई क्रिमिनल, नोटेड क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल के खिलाफ ट्रायल चलाओगे तो आपके तरफ वो थोड़ी ऐसे देखने वाले हैं प्यार से। वो तो उनकी कोशिश रहेगी। हर एक ने तो अभी एक 2-3 साल पहले ये कहूंगा, देखिए मुझे डायरेक्ट डराने के बदले मेरे लड़के को डराया था, उसको फोन किया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ। उसको डर गया पहले तो कि ऐसा फोन आ गया, बाहर का आउट स्टेशन का फोन है। उसने मुझे फोन किया, मैं यहां बंबई में नहीं था। तो मैंने पुलिस कमिश्नर बंबई से बात की, तो पुलिस कमिश्नर को बताया कि ऐसा ऐसा फोन है। बोला आप लॉन्ग कॉन्वर्सेशन चलते बोलो करने को और हम रिकॉर्ड करते बोले। उन्होंने रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सस्पेक्ट ये इसका फोन था, दे हैव डिटेक्टेड। और मैंने सोचा कि इसने क्यों फोन किया, इसका क्या संबंध? उसके खिलाफ तो मैं ट्रायल नहीं चला रहा था। लेकिन यहां का एक बिल्डर जिसको मैंने सजा करवाई थी, और वो बिल्डर उसका काफी नजदीक का आदमी था, और वो बिल्डर ने मेरे लड़के का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा और उसने कहा कि ये अनिकेत निकम उज्जवल निकम का लड़का है। देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग माय सन, ही थ्रेटन माय सन। दिस इज हैपन। अभी वो जेल में बंद है, हालांकि गुनहगार। सर, आपने बहुत सारे अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया, मतलब अबू सलेम भी उनमें से एक था। उसके साथ भी आपकी कॉन्वर्सेशन काफी चर्चा में रहती है। मैं जानना चाहूंगा कि उस समय की कॉन्वर्सेशन क्या होती थी, क्या हुआ था, और इतना सब आपने किया, वो जो है वो दोषी साबित हुआ और उसने फिर आपको एक लेटर भेजा। उस लेटर में क्या था? देखिए, हमारे मन में एक जो छवि रहती है, जो टेररिस्ट रहो या कोई गुनहगार रहो, तो एक छवि एक अलग प्रकार की रहती है। ये अबू सलेम को लाने के पहले, अबू सलेम हमने देखा है पिक्चर में, एक लंबी दाढ़ी, दिमाग सर पे एक टोपी। दाऊद इब्राहिम की असली पिक्चर अभी देखी है आपने? नहीं देखी है। छोटा राजन की पिक्चर हमने जो देखी है असली, अभी तक नहीं देखी। जो पुरानी पिक्चर है, जो एक क्रिकेट के मैच में दोनों गॉगल लगा के बैठे हैं, नहीं मालूम। जिस प्रकार की छवि मैंने अबू सलेम की देखी थी जब उसको पुर्तगाल से लेके आया, तो मैंने देखा कि एक हैंडसम लड़का, और एक हैंडसम लड़का इस प्रकार के शातिर गुनाह करता है, और इतना ही नहीं तो एक बॉलीवुड की हीरोइन उससे शादी करती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये कैसे भाई। उसके पिता वकील भी थे, आपने तंज भी कसा था? हाँ, उसके पिताजी वकील। जब मैंने उसका पूरा बायोडाटा पढ़ा तब मुझे पता चला, क्योंकि हमारे पुलिस तो लोग हमें हिस्ट्री देते हैं कि इस गुनहगार की क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार का है, कहां का है, क्या नहीं है। तो उसके पढ़ने के बाद मुझे मालूमात हुआ कि उसके पिताजी भी वकील थे। लेकिन मैं उससे बात करता था। देखिए, मेरा मानना है कि कानून जो सजा करता है उससे कोई गुनहगार इंप्रूव नहीं होता। लेकिन अगर गुनहगार को इंप्रूव करना है तो उसमें क्या अच्छाई है ढूंढ निकालो, और उसको बताओ कि तू अगर अच्छा रहता था तो ये ऐसा दिन तेरे पास आते। उसमें क्या आपको अच्छा लगा? एक डेली एक्सरसाइज करता है और बड़े आदब से रहता है। पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा नहीं था वो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अदब से रहता था। हाँ, अदब से। लेकिन आपने उसको सजा दिलाई, उसने आपको पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा उसने आपको? देखिए, आमतौर पर मैं ये डाइवर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी तारीफ उसने की है। जब मैंने उसको सजा दी, मैंने ये भी कहा था कि अभया,
मैं तुझे बात अच्छे करूंगा, सबसे करूंगा, लेकिन सजा के बारे में तुझे सजा तो जरूर होने वाली है, क्योंकि तूने प्रदीप जैन का मर्डर किया है अपने हायर असेलेंट के साथ से। तो हम देखेंगे कि तुझे सजा कैसी होगी। लेकिन जब बात करता था, जब उसकी सबूत पेश कोर्ट में किए और सबूत के आधार पर मैं दलील पेश कर रहा था कि अबू सालेम इज ए नोटोरियस मर्चेंट ऑफ डेथ, उसको बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे देखा आर्ग्यूमेंट गुस्से से पागल हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बोला कि देख, अभी सजा तो तुझी हुई है, जेल में एक्सरसाइज करना और आदत से रहना। तू अगर अच्छा आदत रहेगा तो अच्छी रहेगा, लोग अच्छा बोलेंगे। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद मैं बीमार था, तो उसने कोर्ट में से मुझे अर्जी लेटर भेजा। उसने मेरी तारीफ की और कहा कि साहब आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, अगर कोई इतनू सा भी काम होगा तो मुझे बोलिए, अभी इतनू सा काम बन जाए जेल से करवा देता हूं। तो छोड़ दो वो बात है। लेकिन इस तरह का मैं आपको दिखाऊंगा पर्सनल लेटर कि देखिए, गुनहगार भी हुआ ना तो उसमें कोई अच्छाई रहती है। यू हैव टू पिन पॉइंट एंड यू हैव टू हैमर हिज अच्छाई, फिर वो बुरे तरह से कम होता है। सर, जब आप वकालत कर रहे थे इन 23 सालों में, ऐसा सुनने में कि आप मुंबई में कोई घर ही नहीं लिया, आप होटल में रहा करते थे, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं 93 में मुंबई में पहली बार आया। क्यों? 2013 तक, क्योंकि मुंबई में मुझे रहना ही नहीं था। हाँ। लेकिन मेरा लड़का भी वकील हो गया, देन ही मैरिड। फिर उसने डिसाइड कर दिया कि हमें मुंबई में रहना है, तो मुंबई में रहना है तो घर ढूंढना है। अब घर ले लिया? अब घर ले लिया। वाह। अब एक सांसद भी आप हैं, और पीछे मुड़कर देखते हैं आप, तो क्या पाते हैं? मतलब जब आप सोचते हैं कि इतने मुश्किल केसेस मैंने हैंडल किए, कैसा लगता है? क्या पाते मुझे? पीछे मुड़कर देखते हैं। नहीं, पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा आलेख कहां से कहां तक आ गया, ग्राफ कहां से कहां आ गया। हाँ। और मैं खुद को खुद नसीब मानता हूं, भगवान की शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि देखिए, जलगांव तो कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, मेट्रो सिटीज नहीं है। फिर भी यहां आने के बाद मैं मेरी आइडेंटिटी कभी भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से नहीं देता हूं, ना खासदार करके देता हूं, सिर्फ उज्जवल नेकर। क्या आपने अपने परिवार को उन वकालत के दौरान अपने आप से दूर इसलिए रखा, या आप खुद मुंबई में इसलिए रहे कि परिवार तक आंच ना पहुंचे, या फिर? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। घर ही नहीं था, मैं होटल में रहता था, और होटल में मेरा काम विटनेस आना, पुलिस वकीलों को तो हमारे देश में बहुत सब धनवान होते हैं, तो फिर आप तो यहाँ आराम से ले सकते थे, या फिर रहना ही नहीं चाह रहे थे, फैमिली नहीं रहना चाह रहे थे? सुनो जरा, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं था 93 में, और 93 से 2013 तक स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग ऑफ कोर्स, बट उस वक्त होटल में ही रहता था, इसलिए कि मैं सैटरडे संडे चला जाता था जलगांव, और हमारा यहां रहने का मकसद भी नहीं था ना कुछ। सर, आपकी काम की बदौलत आप एकमात्र ऐसे भारतीय प्रैक्टिशनर जो वकालत करते हुए जिनको पद्मश्री से 2016 में सम्मानित किया गया। जी, वो अनुभव थोड़ा सा बताएं। इट इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग, आई विल से, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे पद्मश्री से नवाजा जाएगा, पर आई गॉट पद्मश्री, एंड माय जलगांवकर पीपल वे वेरी हैप्पी इवन आफ्टर नॉमिनेटिंग एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तकदीर की बात रहती है, इट इज ऑल द डेस्टिनी, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, ये धारणा मैं मानता हूं। और अगर अपना काम अपन अच्छी तरह से करो, प्रामाणिक से करो, तो मुझे लगता है कि भगवान सब कुछ देता है। भगवान को बहुत याद करते हैं आप जब अपनी वकालत करने के लिए भी जाते हैं? मैंने सुना कि आप सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, श्लोक मैं उसके लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं श्लोक आर्गुमेंट के टाइम में कोर्ट में देता हूं। ये भगवान के श्लोक नहीं मैं पढ़ता। क्या पढ़ते हैं आप? हाँ। देखिए, अगर मैंने विपक्ष का नेता की कोई दलील पेश किया हूं तो उसको जवाब देना हो, तो मैं कहता हूं कि घटम बिंध्यात पटम चिन्ध्यात कुर्याद रास। समझे आप मैं क्या बोला? नहीं समझे, फिर भी हंस पड़े। तो घटम बिंध्यात पटम चिन्ध्यात कुर्याद रासवरोहण एन केन प्रकारे प्रसिद्ध पुरुषोत्त भवेत। इसका मतलब यह है, घटम बिंध्यात में ये माट फोड़ना, पटम चिन्ध्यात आंख के कपड़े फाड़ डालना, कुर्याद रासवरोहण मंकी डोंकी के ऊपर उल्टा बैठना, एन केन प्रकार, ये क्यों करता है आदमी? एन केन प्रकार प्रसिद्धि के लिए करता हूं। इस प्रकार हमारे दोस्त का ये दलील हुआ था, पेश किया।
हम आमतौर पर जो समझते हैं कि कोर्ट में बड़ी सीरियस बहस होती है, बहुत तार्किक बहस होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात रखी होती है, लेकिन आप ऐसा लगता है बड़े ह्यूमरस थे, मतलब ह्यूमरस अंदाज में आप अपनी बात को रखते थे, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में। हाँ, रखना ही पड़ता। तो कभी शिकायत नहीं की आप कैसे मतलब सीरियसली थोड़ा सा अपनी बात को रखें? नहीं, देखिए आर्गुमेंट के टाइम में हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये दोनों बातें अलग है। अगर आप मोनोटोनस टोन में बात करोगे तो जज बोर, ऑडियंस बोर। और हमारी जब केस चलती है, जब मैं केसेस जो चलाता हूं, वो बहुत पब्लिक सेंसेशनल मैटर्स रहते हैं, ऑर्डिनरी केस तो रहते नहीं। जहां भी जाता हूं वहां पब्लिक ऑडियंस रहती है कि केस सुनने में क्या है, और लोगों के दिमाग में जो बॉलीवुड पिक्चर्स में दिखते हैं कि उसको नाटक ड्रामा, वो सोचते हैं कि इस प्रकार, ऐसा तो कोर्ट में कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं दलील में बहुत विश्वास रखता हूं। किस प्रकार की आप दलील करते हो? सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, मतलब जो अचंभित करती है कि आप बहुत सीरियस काम करते हैं, बहुत सीरियस प्रोफेशन, और आपका जो व्यवहार है उसमें बहुत ही एक जॉलीपन है, मतलब तो ये कैसे होता है? सीरियस काम लेकिन व्यवहार में मतलब आप बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं। सही, इसके लिए आपको फोरसाइट चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि सोचना चाहिए। आगे मेरा विटनेस एक ऑर्डिनरी रहता है, इलिटरेट रहता है, गवाह, वो मर्डर ट्रायल में आई विटनेस रहता है, तो उसको इस तरह से तुमने बताना चाहिए कि हाउ यू विल बी ग्रिल्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कोई लोग कहते हैं कि पढ़ाना गलत है, हम पढ़ाते नहीं है, हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर देते कि भाई तुम्हारा बयान जो है इस आधार पे है, फिर विटनेस बोल देता है। सर अब एक आखिरी सवाल, चूंकि जो समय है समाप्त हो गया है। क्या राजनीति रास आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं? राजनीति रास आ रही है, अच्छा लग रहा है अब आपको? राजनीति रास? हाँ, राजनीति पसंद आ रही है आपको? अभी बहुत सवाल ही आपने पूछा। नहीं, मैं तो कभी राजनीति में उलझा नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जब भी मैं राज्यसभा में सांसद के नाते उपस्थित रहता हूं, तो मैं सोचता हूं कि किस सब्जेक्ट पर बहस चल रही है, किस प्रकार का 0 आवर्स का काम होता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक में को अलग अलग आरोप करना, प्रत्यारोप करना, लेकिन पर्सनल मैं ये मानता हूं कि हमारा देश देखता है, पूरी जनता देखती है कि हमारा सांसद क्या काम करता है, कोई मटेरियल काम करते हैं क्या नहीं मटेरियल काम करते हैं। तो मैं राजनीति को अभी तो मैं स्टडी के थ्रू में देख रहा हूं, अभी तो मुझे 4-5 महीने ही हुए। राजनीति के विद्यार्थी हैं? हाँ, विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि राजनेता बनूं। चलिए उज्जवल निकम जी, आपने आज तक को समय दिया, आप मुंबई मंथन का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सर हम आगे बढ़े उससे पहले कि 50 साल पूरे हो गए इंडिया टुडे ग्रुप को, और इस मौके पर हम लोग विशेष एडिशन लॉन्च किया, तो वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं, प्लीज उसे लेकर आ जाएं।